अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारा जो दिन है वो अच्छा गुजरे, हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अशरफुल मखलूक़ात बनाने की बुनियाद क्या है कि अल्लाह ताला ने उसको अक़ल दिया, शऊर दिया, सोच दी, तदब्बुर दिया, और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिस तरह से कहा है कि सोचो, उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो लोग इस पर सोचते हैं, तदब्बुर करते हैं। तो कुरान पाक को समझने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारी जो ज़िंदगी में हमें करनी है, हमें कैसे रहना है, अशरफुल मखलूक़ात, इंसानियत का जो दर्स है वो हमें मिलता है। तो इंसान को जो सोच है अपनी वो मजबूत रखनी चाहिए, और उस सोच का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करें और उनको मजबूत करने की कोशिश करें। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि जो उसकी तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में जैसे नरमी हुई, मार्केट्स खोल दी गई हैं, बाज़ार ओपन हैं, और जो सूरत हाल है इंतहाई रश देखा जा रहा है। तो इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये कहा गया था कि मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा शदीद होगी, सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि लोग SOPs को फॉलो करें, जो दुकानदार हैं वो SOPs को फॉलो करें, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, सिचुएशन क्या है, केसेस की तादाद कहाँ तक पहुँची है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुसैन, बताइएगा इस वक्त जो केसेस की तादाद है वो कहाँ तक पहुँच गई है यौमिया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या फिगर्स हैं हुसैन आपके पास? जी बिल्कुल, तर्जुमान नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से ताज़ा अदाद शुमार जो है वो अब जारी हुए हैं, और आज जो है वो पिछले तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं एक दिन में, वो रिकॉर्ड भी आज टूट चुका है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ जो है वो 50,000 जो है वो उससे ऊपर हो चुके हैं, और 50,600 जो है वो मरीज़ इस वक्त पूरे मुल्क में जो है। सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध में 19,900 हैं, और उसके बाद पंजाब में जो है वो 18,400 हैं। अगर हम अमवात की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा जो है वो 50 अमवात हुई हैं। इससे पहले जो हमने देखी थी वो 46 थी, लेकिन आप जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के टूट चुके हैं, और 50 अमवात के साथ मुल्क भर में 1067 जो है वो अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो KPK में है, उसके बाद पंजाब में है, फिर सिंध में है, और इसी तरह फिर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 3 दिनों में जो है वो 100 के हिसाब से जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। पहले जो है वो 104 आए, फिर 97 आए, और आज भी जो है वो 90 के करीब जो है वो केसेस आए हैं, और 1326 केसेस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुके हैं। काफ़ी तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है। दूसरी जानिब अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो वो भी आज सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्ट हुए हैं। इससे पहले जो हम जैसा कि शो में बताते थे कि 12,000 या 13,000 का फिगर होता था टेस्टिंग रेशो का, लेकिन आज 16,500 टेस्ट हुए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे मुल्क में तो तकरीबन जो है वो 4,44,000 जो है वो टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज अगर हम ओवरऑल बात करें तो 50,600 मुकम्मल हो चुके हैं जो है वो केसेस पूरे पाकिस्तान में, और गुज़श्ता 24 घंटों में 2600 केस जो है वो सामने आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इससे जो है वो केस है। इससे पहले 2240 बहुत बड़ी तादाद है जो कि हम देख रहे हैं नंबर्स की। जबकि हुसैन अहमद, बहुत सारे सूबों में टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो भी कम है, तो अगर उसको भी और बढ़ाया जाए तो शायद मजीद केसेस रिपोर्ट होंगे। तो सूरत हाल यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अभी जो फ़्लाइट है न्यू जर्सी से 250 मुसाफिरों को लेके वो पहुंच रही है लाहौर। क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, वफाक की तरफ से क्या हिदायत जारी की गई हैं, कितने दिनों तक उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, या 2 दिन का सिर्फ टाइम रखा गया है? अब तो क्या इस हवाले से प्लान किया गया जो अब न्यू फ़्लाइट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान लाने के का जो सिलसिला है वो जारी है, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये इक़दाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो ही मुसाफिर जो है वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और जो ज़्यादा अगर किसी को बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, उनको फ़ौरन वहाँ से जो है वो आइसोलेशन की तरफ जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद जो तमाम मुसाफिर हैं उनको जो है वो उनका टेस्ट लिया जाता है, और मुतलका जो करंटीना सेंटर है वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाता है, जो कि नेशनल
नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है मुल्क भर में करंतना सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। और उसके बाद जब उनकी 48 घंटे बाद रिपोर्ट आती है तो जिनकी रिपोर्ट मनफी होती है उनको अपने घरों में जाने की इजाज़त दे जाती है, जबकि जिनका मुस्बत होता है उनको वहीं पे या तो करंतना कर देते हैं या अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो उन्हें किसी हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। जी, तो यानी 48 घंटे का क्वारंटाइन टाइम होगा, उन्हें आइसोलेट रखा जाएगा और उसके बाद उनके टेस्ट जब आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपने घरों के जाने की इजाज़त दी जाएगी। हुसैन अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तर प्रिकॉशंस पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए और अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर रिसर्च जनरल हॉस्पिटल हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और फोकल पर्सन कोरोना लैब टेस्टिंग हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। साथ साथ प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के। आपको भी वेलकम करते हैं। तो डॉक्टर गजाला, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, जो अभी हुसैन अहमद ने भी बताया कि 2600 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, और ये रिकॉर्ड आज टूट गया है। तो सबसे पहले जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है, हम टेस्टिंग कैपेसिटी पे बात करते रहे हैं पहले, आप क्या समझती हैं कि अभी इसको किस हद तक बढ़ाना है, ताकि अगर आपने रोकना है तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि किन पॉकेट्स में केसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पर तादाद ज़्यादा है, कहाँ क्या हो रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, तो आप कैसे इसको रोकेंगे, कैसे इसको ओवरकम करेंगे, क्या कहेंगी डॉक्टर गजाला? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पहले शुरू में टेस्टिंग कैपेसिटी थी उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली गई है टेस्टिंग कैपेसिटी। पहले जी सिर्फ फ्यू लैब्स इसको कर रही थी, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर में भी लैब में इजाफा हो गया है, उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी डबल कर दी गई है। अब कुछ प्राइवेट लैब भी सामने आ गई हैं, वो भी टेस्टिंग कर रही हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी डबल हो रही है। और उसके बाद ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर एडवाइस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करें। और एक शाम को हम कॉलम फिल करके भेजते हैं जिसमें लिखा होता है हाउ टू इंक्रीज़ द टेस्टिंग कैपेसिटी, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपको HR ज़्यादा चाहिए, कौन सी मशीनें चाहिए। जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को कहा जाता है जो कोरोना की लैब्स हैं कि आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को डबल करें। तो डॉक्टर गजाला, अभी क्या सिर्फ PCR टेस्टिंग ही हो रही है, हम कर रहे हैं? जी, चूँकि RT-PCR जो है इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव स्पेसिफिक टेस्टिंग, WHO ने उसको रिकमेंड किया, FDA इसको अप्रूव करता है, इससे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट नहीं होता कोई भी। लेकिन अब एक एंटीबॉडी का टेस्ट भी सामने आया है जो कि ELISA बेस्ड है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, जिसमें आप IgG और IgM करते हैं। IgM जब कोई भी बंदा कोविड से एक्सपोज होता है तो वो उसका पॉजिटिव आ जाता है, और IgG जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं जो उस वक्त बनती हैं जब वो उसके अंदर वो इम्यून सिस्टम उसका काम करता है और वो एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ उसकी बॉडी के अंदर बिल्डअप होती हैं, और जो ऑब्वियसली लोग उसको कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो अब ये ELISA आ गया है और अब ELISA को भी अप्रूव किया गया है। और अब ये क्योंकि रैपिड स्क्रीनिंग होनी होगी तो PCR का टेस्ट की रिपोर्ट जो होती है वो 6 से 8 घंटे में आती है, और ELISA की रिपोर्ट आपको 1 से 2 घंटे में आ जाएगी, और वो उसकी निस्बत ज़रा चीपर टेस्ट है, तो आप बल्क में कर सकेंगे। एटलीस्ट ये होगा कि बल्क में कर सकेंगे। लेकिन तो अब उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप 48 आवर्स लगते हैं। और उनकी मैनेजमेंट से भी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी इजाज़त मिल जाए तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों में और भी हेल्प आउट कर देगा, ना सिर्फ आइडेंटिफाई करने में कि कोरोना है या नहीं, और या एंटीबॉडीज़ में फिर उसको जो प्लाज्मा टेक्निक या IgG की बात आप कर रही हैं तो उसको भी यूटिलाइज करते हुए जो है वो प्लाज्मा के थ्रू वो इंजेक्ट किया जा सकेगा जिनके टेस्ट होंगे। तो इजाज़त मिल गई है? जी हाँ, ELISA की WHO ने परमिशन दी है और WHO ने अब वो इसको फॉरवर्ड किया है, और अब ये एंटीबॉडीज़ और एंटीजन टेस्ट जो है ये, हाँ जी, और ये मुल्क की जो इंटरनेशनल जो सबसे बड़ी कंपनी है रॉश, वो उसको लेकर आई है, और वो 1-2 जगह पे अभी इंस्टॉल हुआ है, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी बहुत जल्दी इंस्टॉल होने वाला है। और उसके बाद ईद के दिनों में भी आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बात हो रही है आजकल। सॉरी जी, चलिए कैपेसिटी पे तो हम बात करें, लेकिन एक और चीज़ ये कि आजकल बड़ी बहस हुई, पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ लोगों के टेस्ट हुए और उसमें जो गवर्नमेंट बेस्ड टेस्ट हुए तो उसमें वो नेगेटिव आते रहे, फिर प्राइवेटली जब जाके करवाए तो 2-2 दफ़ा भी होने के बावजूद वो नेगेटिव ही आए। तो ये जो टेस्ट एफिशिएंसी है, किट्स की एफिशिएंसी है, ये किस हद तक होती है? यहाँ पर क्या मसाइल हैं कि रिजल्ट्स कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं?
सॉरी, मैं आपकी बात को दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ कि पहले जो किट्स इस्तेमाल की जा रही थी वो एक जीन को डायग्नोज करती थी। कोविड जो है वो सिर्फ एक जीन की डिजीज़ नहीं है या एक जीन का वायरस नहीं है। कोविड जो है वो अब मल्टीपल जीन का वायरस बन चुका है। जब वो वुहान में शुरू हुआ तो फर्स्ट जीन डायग्नोज हुई, फिर जब वो यूरोप में ट्रैवल करके गया तो इट वाज द सेकंड जीन, फिर वो थर्ड जीन थी। अब हम चौथी जीन पर मौजूद हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर एक लैब, कोई नॉर्मल लैब उसको टेस्ट करती है तो वो ऑब्वियसली वो पेशेंट उस ज़मरे में नहीं आता तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप उसकी सारी जीन टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये वायरस बड़ी तेज़ी से म्यूटेट होता है, ये वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट होने वाला वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, इसलिए ये अपनी शक्ल भी तेज़ी से बदलता है। इसीलिए अब इसकी 4 फॉर्म्स या 4 जीन्स आ चुकी हैं। अगर तो वो आप सब टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा जीन कौन से ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन या कौन से इलाके में पॉजिटिव है। इसलिए ज़रूरी है कि अब हम ORF ये वैरी कर रहा है इसी वजह से। ठीक है, अच्छा, हम प्रोफेसर ज़फ़र अली चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम टू प्रोफेसर ज़फ़र अली चौधरी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आपको वेलकम करते हैं शो में। ज़फ़र अली साहब, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है मुल्क भर में, जितनी बड़ी तादाद में केसेस में इजाफा हो रहा है, टेस्ट के जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उस पर बात कर रहे हैं, टेस्ट एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं, आपको इस वक्त हालात काबू में नज़र आ रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है इस वक्त मुल्क में? देखिए जी, हालात काबू में तो नहीं हैं, रोज़ बरोज़ मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। और बात यह है कि पहले जब हमारे पास मरीज़ आ रहे थे वो इतनी सीरियस हालत में नहीं थे। ज़्यादातर पेशेंट वो थे जो या तो एसिम्प्टोमेटिक थे, और अगर उनको कोई सिम्टम्स थे तो बहुत माइल्ड किस्म के सिम्टम थे, हम उनको दाखिल कर लेते थे, उनका टेस्ट करते थे और पता चलता था कि कुछ लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो उनको हम डिस्चार्ज कर देते थे। लेकिन अब हम तकरीबन 4 हफ्ते से ही देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सीरियस हालत में आ रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट। और ये वो पेशेंट हैं जिनको 4 या 5 दिन पहले अलामात ज़ाहिर होती हैं और उसके बाद उनका जो है सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, वो फिर 2-3 दिन अपने घर में रहते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो इस हालत में होते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी के अलावा उनका कोई इलाज नहीं होता, और फौरी तौर पर ये हमें महसूस होती है ज़रूरत कि अब उनको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। तो इस तरह मैं ये बता रहा था कि सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है, जो आज से 1 महीना पहले थी। इसलिए हमें गौर करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस बीमारी से बचें और मज़ीद जो है मुश्किलात में हम लोग जो है उसका शिकार ना हो। जी, जो सूरत हाल है, हम जिस तरीके से अभी इस वक्त हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, हम बात ये करें कि जितनी बड़ी तादाद में केसेस होते हैं, ओवरबर्डन भी हो सकता है हॉस्पिटल्स पर, पैरामेडिक्स पर। उसके लिए अभी क्या प्लान तैयार होना चाहिए, किस तरीके से जो है ना उसको कोप अप करेंगे? क्योंकि केसेस की तादाद में जितना इजाफा हो रहा है, क्या हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वर्कफोर्स है? जी, आप सही कह रही हैं कि हमारी जो इस वक्त रिसोर्सेज हैं हॉस्पिटल में वो चोक हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि सीरियस पेशेंट्स का इलाज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको तो हम वहाँ पे हॉस्पिटल में आइसोलेट कर देते हैं और उनको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सीरियस पेशेंट्स की जो मैं समझता हूँ इलाज है वो ऑक्सीजन है, बेहतरीन इलाज जो है ना ऑक्सीजन है। बाकी जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी तक कोविड की या कोरोना की जो सही ट्रीटमेंट है, मुस्तनद ट्रीटमेंट नहीं आई है। इसलिए पेशेंट को हमें सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फेफड़े मुतासर होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और वो काम करना छोड़ देते हैं। इस सूरत हाल में हमें उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन की मुतवातर सप्लाई हमें बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हैं, कुछ लोगों पे वहाँ पे ऐसे भी वो इक्विपमेंट लगा हुआ है जहाँ ऑक्सीजन टैंक है, वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। तो ये ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी जो है वो कुछ देर बाद चोक हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी होनी चाहिए। जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन टैंक्स होने चाहिए। और इसके अलावा वेंटिलेटर्स भी मेरा ख्याल है कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को हमें वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। जी,
बिल्कुल, और तो प्रिपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि अल्लाह ना करे, हम तो दुआ यही करेंगे कि सूरत हाल ऐसी ना हो, ख़राब ना हो, लोगों को इवेंट्स में ना जाना पड़े, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ। डॉक्टर गजाला, एक और चीज़ ये कि अब बात उस तरफ भी कर लेते हैं, थोड़ी सी ट्रीटमेंट्स का जैसे जिक्र कर दिया प्रोफेसर साहब ने, तो वैक्सीन्स पे काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं, वैक्सीन पे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल के लिए कहा जा रहा है, तो वो अब क्या अपडेट्स आ रही हैं इस हवाले से, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या जो है ना वो अभी इस पर काम हो रहा है? वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है वो तो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। मंडे को पहला पेपर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो वहाँ की अमेरिकन एक कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने 45 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया है और 8 का डाटा उन्होंने लिया है। और वो जो 45 लोगों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने 25 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम और 250 माइक्रोग्राम की डोज दी है डिफरेंट पेशेंट्स को, और उसके बाद उन्होंने कोविड से एक्सपोज किया उनको, और दे डिड नॉट गेट, लेकिन सिर्फ 8 का डाटा उनके पास आया है, और अभी 8 का डाटा जो है वो इतना सफिशेंट नहीं है कि इस वैक्सीन को पेटेंट कराया जा सके। अभी तो वो पहला ट्रायल उन्होंने किया है और वो जनवरी के मिड से इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उनका नेक्स्ट ट्रायल जुलाई के पहले हफ्ते में जिससे वो 600 लोगों पे करेंगे, और इसके बाद वो ये ट्रायल एक्सपैंड करेंगे अपना और डिफरेंट करेंगे। चूँकि हम डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, वो डिफरेंट में हैं, तो जब तक ये वैक्सीन पूरी तरह लॉन्च नहीं हो जाती हम ये नहीं कह सकते कि आया ये कोविड की सारी स्पीशीज़ को कवर करती है या नहीं करती, क्योंकि हमारा और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका और है, अभी तो इसको टाइम लगेगा। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि फॉल ऑफ द ईयर वो वैक्सीन डेवलप कर लेंगे, उसके बाद उसको पेटेंट करवाना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि आरएनए की वैक्सीन बनाना इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट इज़ अ मच ट्रिकी जॉब। जैसे HCV की वैक्सीन अभी तक नहीं बन सकी, HIV की नहीं बन सकी, जो भी आपके आरएनए वायरसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से म्यूटेट होते हैं, तो उनकी वैक्सीन बनाना इज़ अ डिफरेंट जॉब। और वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वो माइस पे करते हैं, क्योंकि जो चूहे होते हैं या माइस होते हैं उनकी एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी के साथ सेम होती है। मेडिकल साइंसेज में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो पहले माइस पे किए जाते हैं, ड्रग्स के करने हो या कुछ और आपने डॉक्टर गजाला, पाकिस्तान में इस पे रिसर्च कहाँ तक पहुँची है? हमारे वायरोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इस हवाले से क्या काम हो रहा है पाकिस्तान में? हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही है, लेकिन अपने महदूद वसाइल के अंदर हो रही है, और वो जाहिर है कि उस पे काफ़ी सारा डाटा चाहिए होता है। पहले आपका ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस होता है, फिर आपने उसका एक डाटा बैंक बनाना होता है, फिर आपको उस वायरस के साथ उसकी सीक्वेंसिंग करनी होती है, तो वो एक पूरा जीन बैंक बनाना होता है आपने, फिर उसके बाद उसके ट्रायल शुरू होते हैं। तो इसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम भी बेसिक एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूर हैं, हम भी इस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा पेंडेमिक है कि इसको ओवरकम करना इज़ नॉट इजी, इतना आसान भी नहीं है इसको, और हमारे यहाँ इतनी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, बिल्कुल कोई SOPs पे अमल नहीं करते। दैट्स वाई के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रही हैं, और आने वाले दिनों में आपको पता है विद इन 2 वीक्स टाइम पीक इज़ एक्सपेक्टेड। हमें अपने हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, तो लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि अब ये देखें ना कि जैसे आगे आने वाले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो अभी सिचुएशन हो गई है ना हमारी यहाँ, प्रोफेसर ज़फ़र अली साहब के बाज़ारों में रश है, जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, लोग आपस से बाहर हो चुके हैं, हर वक्त जो है ना वो बाज़ार में रश दिखाई दे रहा है, दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है, दुकानदार SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब लगता ये है कि वो जो डर खौफ का एलिमेंट था वो भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम सूरत हाल अपने मुल्क में ख़राब कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए ख़राब कर सकते हैं। तो कैसे अब इस पर काबू पाया जा सकता है? क्या एक दफ़ा फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना होगा या पॉकेट्स में इलाकों को सील करना होगा? क्या करने की ज़रूरत है? लॉकडाउन करने के लिए जिस तरह शाम को गवर्नमेंट काम कर रही है। प्रोफेसर ज़फ़र अली साहब से पूछ रही हूँ, डॉक्टर गजाला रुकेगा। जी इस तरह है कि जी
जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं और लोगों को इस बात की अवेयरनेस दिला रही हैं कि जितना रश बढ़ रहा है, लोग ख्याल नहीं कर रहे कि ये बीमारी इस रश की वजह से फैल जाएगी। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और मेरे ख्याल में ये मस्जिदों में ऐलान होने चाहिए और लोगों को मजीद इसके बारे में बताना चाहिए कि देखें ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो हम लोग गैदरिंग्स करते हैं इसको कम से कम किया जाए। और जैसे आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि आगे ईद आ रही है, यहाँ पे लोग सोशलाइज करेंगे, एक दूसरे के घर जाके ईद मिलेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे, वहां पे गैदरिंग्स होंगी। तो इस वक्त आप लोगों को चाहिए कि इस फोरम पे जो आपके पास है इसका मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इसमें लोगों को ये बावर कराएं कि ईद के जो इज्तिमात हैं वो इस तरह करें कि वो 2 या 3 या 4 सेशन के अंदर ईद करें, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर करें, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ओपन एयर में ईद की नमाज पढ़ी जानी चाहिए। ये गली मोहल्लों में, छोटी छोटी मस्जिदों में ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होने चाहिए। और ये प्लीज लोगों को बताएं कि बजाय कि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाके फर्दन ईद मिलें, कब्रिस्तानों में इकट्ठे जाएं, आप इस ईद के ऊपर अपने घर में बैठ के वीडियो कॉल करके लोगों के साथ मिल लें और कब्रिस्तानों में इस दफा ना जाएं, एहतियात कर लें। खुदारा देखें कि अगर हम लोग रहेंगे इस दुनिया में तो ये मुल्क रहेगा और ये बहुत जरूरी है कि अगली नस्लों को हम बचाएं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। जब तक हम लोग इस बारे में खुद कॉन्शियस नहीं होंगे और हम लोग नहीं, अवाम समझेगी इस बात को, ये किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ सकती। जैसे मैडम बता रही थी डॉक्टर हजाला कि ना तो अभी तक वैक्सीन बनने का कोई इम्कान है सही तरह, ना कोई ऐसी दवाई है जो इस पे कारगर हो रही है। हर चीज जो है वो सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन वाहिद हल है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी लिमिटेड है, वेंटिलेटर्स भी लिमिटेड है। मेरे ख्याल में वाहिद हल जो है वो एहतियात है और ये लॉकडाउन भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं कि कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए। देखें, बात सुने, जिंदगी का जो पहिया है ना वो जाम नहीं हो सकता। 1 महीना 2 महीना हमने करके देख लिया। ये चीजें जो है ना, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना, मैडम हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम लोग जो है ना हमेशा से इल डिसिप्लिन रहे हैं। हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर कोई चीज भी वो उसके साथ नहीं, डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। हमें अब अपनी अच्छी आदतें अपनाना पड़ेंगी। हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा कि इस तरह गैर जरूरी रश ना करें। दुकानदारों को वहां पे लिख के लगाना पड़ेगा कि आज हम इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, बाकी को हम नहीं कर सकते। तब जाके इसको हम जो है ना इस पे काबू पाएंगे। अदरवाइज अगर हम लोगों ने ये एहतियातें ना की तो मुझे डर है कि ये इतनी बीमारी फैल जाएगी कि हमारे हाथ से ये बाहर हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हालात पर काबू पाना हम जब तक अवाम नहीं चाहेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर गजाला, क्योंकि अवाम को अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। बात ये भी किसी हद तक ठीक है कि आप कब तक लॉकडाउन करके रखेंगे, कब तक जो है ना वो इसी तरीके से तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। इकॉनमी के भी चैलेंजेस हैं, भूख का चैलेंज है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को, आप क्या पैगाम देंगी कि इस सूरत हाल में लोगों को और हमारी जो हुकूमतें हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पेंडेमिक को एपिडेमिक ना बनाएं प्लीज़। हर 100 साल के बाद एक पेंडेमिक है। जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था तो इसी तरह लोगों ने किया कि लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर छोड़ दिए थे, और जब प्रिकॉशनरी मेजर्स छोड़ दिए तो वो फिर स्पेनिश फ्लू रिमेन सस्टेन फॉर 2 years। वो पूरे 2 साल तक रहा और लोगों को उस स्पेनिश फ्लू के साथ रहना पड़ा। तो इसलिए इससे बेहतर है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप वेंट पे जाने से बेहतर है, हॉस्पिटलाइज होने से बेहतर है किसी कि आप अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे कर लें। वो कोई मुश्किल नहीं है। हर बंदे को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाना चाहिए। हम लोग चूँकि हॉस्पिटल में काम करते हैं, फ्रंट लाइंस पे काम करते हैं, हमें पता है कि जब हमारा कोई डॉक्टर एक्सपोज हो जाता है या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोज हो जाता है तो अनटिल एंड अनलेस ही और शी इज़ टेस्टेड, he doesn't only go home alone, he goes home with the virus। वो कोरोना घर लेके जाता है, वो अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों माँ बाप सबको ट्रांसमिट करता है अनटिल एंड अनलेस कि वो स्क्रीन आउट ना हो जाए। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को स्क्रीन करवाना पड़ता है, उस पूरी वार्ड को स्क्रीन करना पड़ता है, उसकी पूरी फैमिली को स्क्रीन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का हम अपने ऊपर बर्डन कर रहे हैं।
सबके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे करें और अगर नहीं आ रहे तो बिल्कुल हर तमाम जगह पे आपके precautionary measures मैसेजेस पर आ अमल रहे करें। हैं, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजे जाते हैं यही सबसे messages। इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर जफर अली साहब, पूरे घरों में लोग इन्फेक्ट हुए हैं और वो आइसोलेशन में पूरे घरों में चले गए, तो ये हमें समझना होगा कि ये इतनी आसान बात नहीं है। घरों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है। क्या कहेंगे जफर साहब? देखें, बात यह है कि एक बात हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए कि ये वबा है। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये मजाक है। मैंने अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस देखे हैं कि जी ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई इकोनॉमिक्स के बारे में है कि इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया जाए और ये साजिश है, जिस तरह हम हर चीज़ को एक साजिश समझते हैं। कुछ लोग तो इसको रियलाइज ही नहीं कर रहे। इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि जी अमवात जो हैं, देखें जी 1000 अमवात हो गई, 1000 अमवात तो हो ही जाती हैं, लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, फ्लू से मर जाते हैं, इतनी कोई बड़ी गंभीर जो है वो सूरत हाल नहीं है, ये खामखा का एक तमाशा। पहली तो बात ये कि हम रियलाइज करें कि ये वबा है, और उसके बाद ही जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं होगी हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। ये वबा है, इसने रहना है, इसने तकरीबन 6 महीने साल रहना है। अब अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये साल के अलावा, जैसे डॉक्टर गजाला ने कहा, ये 2 साल भी रह सकती है, ज्यादा भी रह सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इस वबा ने हालात खराब करने ही करने हैं। ये भी हमें पता है कि इससे खुदा न खास्ता लोग बीमार होंगे, अस्पतालों में भी ज्यादा आएंगे, अल्लाह ना करे अमवात भी होंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम अमवात हों, हम चाहते हैं कम लोग हों और इसके साथ साथ जिंदगी का पहिया चलता रहे। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान जिंदगी का पहिया तो चलाना है और वो चलेगा भी। लेकिन बात यही है कि हमने किस हद तक ख्याल रखते हुए और तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क और इस दुनिया को सेव करना है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जफर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर गजाला, आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद का शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान।